हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने आपको दिख रहा होगा ब्रह्म समाज के दर्शन होते ही आपको पता चल गया होगा। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं। सारे वस्तुनिष्ठ ही ले आया मैं, एक बार बस 5-7 मिनट इस पे बात करते हैं, फिर अपने इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। और आपको मैंने बोला था कि आप लोग इसको पढ़ के आएंगे, और जब आप पढ़ के आएंगे तो मैंने कहा था आज आपका सही मूल्यांकन होगा, टेस्ट लिया जाएगा। हमारा टॉपिक था पुनर्जागरण। अच्छा, पुनर्जागरण ही नहीं सही लिखा मैंने, लो फिर क्या, तो बात ही खराब होगी। हाँ जी, पुनर्जागरण और समाज सुधार। समाज सुधार ये हमारा विषय था, पुनर्जागरण और समाज सुधार। व्हाइट वाला ठीक दिख रहा है ना सर? बढ़िया दिख रहा है, चलो ठीक है। राम जी बोलो करा था। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। हमारे एक टॉपिक लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, ठीक है। और एक और टॉपिक लगता है अंग्रेजों के समय का, 1857 की क्रांति। असल में ये ना सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंग्रेजों ने जब हमारे भारत में आकर यहाँ पर शासन किया, थोड़ी सी स्टोरी रूप में सुनेंगे तो आपको ये बातें याद रहने लग जाएंगी। अंग्रेज जब भारत में आकर शासन करते हैं, सबसे पहले वो बंगाल से शुरू करते हैं। और आप ये देखना, पुनर्जागरण और समाज सुधार की लहर भी बंगाल से चलेगी। सबसे पहले वो कहां से शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं बंगाल से। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल पर प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में वो दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, 3 प्रेसिडेंसियां थी, अगर आपको पता, अंग्रेजों के 3 जगह पर मुख्य अड्डे थे, एक बंगाल में, एक मद्रास में, एक बंबई में। तो हम अगर पढ़ते हैं, बंबई का मतलब महाराष्ट्र, बंबई का मतलब महाराष्ट्र, लो जी बंबई। और एक मुख्य तीसरी प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की कहां थी? वो थी मद्रास में। तीसरी प्रेसिडेंसी कहां थी अंग्रेजों की? मद्रास में। अब आप ये देखना, सुधार की, समाज सुधार की, पुनर्जागरण, लोगों को जागृत करने की अगर लहर चलेगी तो वो बंगाल, महाराष्ट्र और मद्रास से ही, यहां से ही प्रश्न आते हैं। कि बंगाल में हम 3-4 लोगों का जिक्र पढ़ेंगे, बंबई में 3 लोगों का जिक्र पढ़ेंगे, मद्रास में 2 या 3 लोगों का जिक्र पढ़ेंगे, उसमें सारा ये हो जाएगा। असल में क्या था, समाज सुधार की एक लहर चली थी जिस समय स्वामी विवेकानंद, सॉरी, दया अपने आते हैं महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। और जब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों ने आते ही क्या करना शुरू किया, उन्होंने हमारी जितनी कुरीतियां थी उनको हाईलाइट करना शुरू किया, ताकि लोग जो है, यहाँ के लोग हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति से नफरत करने लग जाए। तो हमारे जो समाज सुधारक थे, तो उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हाँ, तर्क के आधार पर कि अगर सती प्रथा बुरी है तो हम उसके विरुद्ध कानून बना के उसको छोड़ेंगे। विधवा विवाह नहीं कर सकती, इसके विरोध में विधवा विवाह होना चाहिए। छोटे बच्चों का बाल विवाह वाला, उसके विरोध में अपने कानून लाएंगे। और समानता असमानता वाला जितना भी भेदभाव हो रहा है, असमानता वाला, ऊंच नीच वाला, उस सब को खत्म करेंगे, इस तरह से। और ये लहर जो चलेगी वो चलेगी बंगाल से। बंगाल में अगर मैं कहूं तो बंगाल में हम सबसे पहले अगर किसी का जिक्र पढ़ेंगे, वो राजा साहब का पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय। किसका नाम? राजा राम मोहन राय, ठीक है जी, राजा राम मोहन राय। फिर हम किसका जिक्र पढ़ते हैं, ये, और राजा राम मोहन राय के आसपास ही हम हेनरी डेरोजियो, हेनरी, एक होता है डेरो, एक डेरो, डेरा होता है ना, बागड़ी वाले जानते हैं, डेरा पड़ के आएगा तो डेरो, डेरा, डेरो, अलग अलग होते हैं। हेनरी डेरोजियो। और एक व्यक्ति का नाम पढ़ेंगे हम बंगाल में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बात को आप अच्छे से समझ ले, इन लोगों ने बंगाल में समाज सुधार के पक्ष में बातें की। स्पेशली हेनरी डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था, यंग बंगाल लहर चलाई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज चलाया था। और 8वीं क्लास की बुक में, अभी आपको लगता होगा कि हम पढ़ के आए हैं, 8वीं और 10वीं 2 क्लासों में इसका मैटर दिया हुआ है। और आप ये देखना, 100
प्रश्न होंगे, मेरे को लगता है स्लाइड में नहीं देखे मैंने, सर ने बनाए, गुरलाल सर ने, और इतने प्रश्न इस पाठ में से बन रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका भाई एक कम से कम है, ज्यादा आ जाए तो पता नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सब में काम का है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसी समाज की स्थापना नहीं की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा को बंद करवाने के लिए कानून बनवाते हैं, सती प्रथा को बंद करवाने के लिए राजा राम मोहन राय ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह कानून लाया गया था कि विधवा भी विवाह कर सकती है, यह कानून लाया गया था 1856 में। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह से संबंधित तो काम किया, लेकिन इनका सबसे शानदार जो काम था वो था बालिका शिक्षा। बालिका शिक्षा के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज खुलवाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसी तरह हम महाराष्ट्र में अगर किसी शख्सियत को पढ़ेंगे तो उनका नाम होगा ज्योतिबा फुले, और पंडिता रमाबाई, और उनका जिक्र हम जब पढ़ते हैं वो हो गए। मद्रास में वीरे शलंगलू वो पुंतुलू एक नाम है। फिर दक्षिण में मद्रास में, इधर ही हम तमिलनाडु दक्षिण साउथ में एक और नाम पढ़ेंगे, ई रामास्वामी नायकर, जो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, स्वाभिमान आंदोलन। फिर मैं आपको 2-3 ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक ये होगी हमारी कि जो है गुलाम है, गुलाम को पहले गुलाम के चाबुक मारो, ठीक है, और फिर उसको फूल दे दो ताकि सत्य का पता ना चले। गुलाम से गुलामगिरी पुस्तक, उसके चाबुक मारो, तो काश्तकार की चाबुक, 2 किताबें किसकी है? ज्योतिबा फुले की। गुलाम के पहले चाबुक मारो, फिर उसको फूल दे दो, यानी कि फुले की किताबें हैं। क्यों? ताकि सत्य का पता ना चले। तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। फिर आता है कि राम को यार बना लो, और आपका राम को यार बना लो ताकि आपका स्वाभिमान बचा रहे। तो स्वाभिमान आंदोलन चलाया था राम को, यानी कि रामास्वामी, यार बना लो यानी कि पेरियार के नाम से किसे जाना जाता था? तो रामास्वामी नायकर की उपाधि थी, पेरियार उनकी उपाधि है। मद्रास में इनका जिक्र आ गया। अब हम इसको पढ़ने के लिए इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि एक तो कुप्रथाओं के विरुद्ध जो कानून वगैरह बने, कुप्रथाओं या कुरीतियों के विरुद्ध, उनका हम जिक्र पढ़ लेंगे। बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र अलग बांटकर तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर स्पेशली हम बाल शिक्षा, बालिका शिक्षा से संबंधित जो काम हुए हैं, जैसे हम बात करें बालिका शिक्षा पर काम करने वाले जो लोग हैं, कहां कहां पर, अगर हम बात करें कलकत्ता में, बंगाल में अगर कोई काम कर रहा है बालिका शिक्षा पर, बंगाल में काम कर रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और फिर हम बात करें पंजाब में बालिका शिक्षा पर काम किसने किया? पंजाब में, तो पंजाब में जिक्र आ जाएगा आर्य समाज ने किया, आर्य समाज। फिर हम जिक्र पढ़ते हैं किसका? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बालिका शिक्षा पर काम कौन करेंगे? ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव फुले, इनका हम जिक्र पढ़ेंगे। फिर 20वीं सदी में 2 दलित समाज से उठे हुए लोगों का जिक्र पढ़ेंगे। उत्तर भारत में दलित समाज से संबंधित निम्न जातीय आंदोलन शुरू करेंगे अम्बेडकर साहब, और दक्षिण भारत में हमारे वही आ जाएंगे रामास्वामी नायकर। ये 20वीं सदी में आएंगे, ये उससे पहले का काम चल रहा है, अलग अलग सदियों में हम पढ़ेंगे। तो इतने लोगों को हमने पढ़ना है, और अब हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए, ब्रह्म समाज या ब्रह्मो सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना कौन कर रहे हैं? राजा राम मोहन राय कर रहे हैं। देखो, ब्रह्म समाज एक तो ए है, एक है बी। ए की स्थापना बी में और बी की स्थापना सी में। ए से हम याद रखेंगे आर्य समाज, ए से आर्य समाज, और बी से क्या है? ब्रह्म समाज, बी से ब्रह्म समाज। ए की स्थापना बी में, बी का मतलब बंबई में हुई। कहां हुई? बंबई में हुई। बी की स्थापना सी में, बी से ब्रह्म समाज, सी से कलकत्ता। बी की स्थापना कहां?
सी में, यानी कि कलकत्ता में हुई। इस चीज का ध्यान रखना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, कहां होती है? कलकत्ता में राजा राम मोहन राय करते हैं। 1828, 29, 30 तीनों सन आपको जो मिल जाते हैं, सन यहां जो है दिया नहीं है। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कहां की गई? बी की स्थापना सी में। थोड़ा थोड़ा फर्स्ट पढ़ देना, कलकत्ता में हुई। चलिए प्रश्न संख्या 3, हाथों हाथ उत्तर दिया करो। आ गया आपके सामने। राजा राम मोहन राय को सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे प्रतिभाशाली वर्ग से थे, वे समाज सुधार संगठनों से जुड़े थे, वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। वे पाश्चात्य संस्कृति से आहत थे। इसका ठीक उत्तर यह है, वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। वे पाश्चात्य संस्कृति के पक्ष में थे, इसके विरोध में नहीं थे। इंपॉर्टेंट बात है, पाश्चात्य शिक्षा की बात करते थे राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 4, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका समर्थन किया? इंपॉर्टेंट बातें हैं। पाश्चात्य की शिक्षा का प्रसार कर रहे थे, वो महिला शिक्षा की बात कर रहे थे, महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। जो पढ़ के आए हैं उनको तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ के आए तो मैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, मैं ये चाहता हूं क्लास में कभी भी आपका समय ज्यादा नहीं लेना चाहता, आपको ये ना लगे कि टाइम पास हो रहा है। मैं कंटेंट पे ही रहता हूं हमेशा, तो थोड़ा सा फास्टली हो जाएगा, लेकिन ये सारे प्रश्नों की आपको पीडीएफ मिल जाती है एक दिन बाद जो आती है। तो वहां से संतवीर सर टेलीग्राम से फिर पीडीएफ को आप पेपर से पहले इस चैप्टर में सिर्फ पीडीएफ देख के जानी है आपने। चलिए प्रश्न संख्या 5, किस वर्ष सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई? और 2 या 3 दिन बाद आपकी पोल साइंस में शुरू कर लूंगा। किस वर्ष सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई? सती प्रथा पर पाबंदी लगी 1829 में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर पाबंदी लगी। और सती प्रथा पर पाबंदी जिस समय लगी उस समय गवर्नर जनरल कौन थे हमारे? जी कौन थे? बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या बेटिंग या बेंटिंग, कुछ भी, बेटिंग उसका नाम था। तो हम याद रख लेंगे, सती बेटी को मारा जाता था तो बेटिंग ने बेटी बचाई। और वो विधवा विवाह के समय गवर्नर होगा डलहौजी, तो डलहौजी ने डोली उठाई। अब इसका हमें ध्यान रखना है, एक राजा राम, किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगी और किसके प्रयासों से विधवा विवाह कानून बना, दोनों। अब ध्यान रखना कि विधवाओं के सिर पे हाथ ईश्वर ने रखा, तो विधवा विवाह ईश्वर चंद्र, और सती प्रथा राजा महाराजाओं के समय सती प्रथा चला करती थी। तो ऐसे याद रख लेना, राजा राम के प्रयासों से। नए बच्चों के लिए नया टॉपिक है तो सभी बातें उनको हाईलाइट करके बतानी पड़ती है। प्रश्न संख्या 6, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये संस्कृत, फारसी तथा कई भारतीय व यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। अपने लेखन के जरिए इन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। ये पाश्चात्य शिक्षा के, ये बार बार दे रहा हूं बात, सत्य असत्य में आएगी, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उपरोक्त सभी। तो बातें हैं कि वो संस्कृत, फारसी और कई भाषा पढ़े हुए थे, पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे, और उन्होंने पुराने ग्रंथों का हवाला देकर कहा कि विधवा को जलाने की अनुमति किसी ग्रंथ में नहीं है। तो सभी कथन जो है वो सत्य है। सभी सत्य वाला इसलिए दे रहा हूं ताकि आप तक इसका सार और ये डेटा संतवीर सर टेलीग्राम चैनल में आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। निम्न में से विधवा विवाह का समर्थक कौन कौन थे? अब सभी प्रश्न जो है ऑप्शन एक ही जगह सेट हो गए कि कौन कौन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, वीरेश लिंगल पंतुलु। ये पंतुलु जो है ना, ये इन्होंने मद्रास में ज्यादा काम किया था, है ना, और इन्होंने बंगाल में ज्यादा काम किया है। दयानंद सरस्वती वैसे तो अपने राजस्थान में भी आए थे, लेकिन आर्य समाज की स्थापना कहां हुई है? बंबई में। तो अलग अलग जगह पे विधवा विवाह से संबंधित, विधवा का विवाह होना चाहिए, ये कानून बनाने के पक्ष में ये सभी लोग खड़े थे। तो इनको आप याद रख लेना। नए बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है, आज मैं दूर हूं, ऑप्शन भी उधर करके रखे हैं, आपके सुझाव के अकॉर्डिंग कर लिया जाता है। कल साइको की मैंने क्लास लगाई थी, किसी ने ना देखी हो, वो सभी ग्रेड में लगता है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों में, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में। और
उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे तभी साइको की आगे क्लास मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो व्यूज जो है कम ही आए, आपका रिस्पांस कम ही है। कम रिस्पांस का मतलब मुझे ये लगता है कि ठीक ठाक है अपना मैटर। किस वर्ष विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया? तो विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित किया गया 1856। तो इंपॉर्टेंट दो सन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 1829, 1856, आपको याद रखना है। ये सती प्रथा पे है, सती प्रथा पे है कि जो है लड़की को जलाना नहीं है। 29 का आंकड़ा बिश्नोई संप्रदाय हेतु 29 नियम, तो सती प्रथा वाला 29 नियमों में उसको बना देना भाई कन्या को जलाना नहीं है, वैसे उसमें शामिल नहीं है। वैसे 29 वाला आंकड़ा बिश्नोई संप्रदाय वाले लोग तो उसको अच्छे से याद रख लेंगे, 29 फेवरेट आंकड़ा है तो सती प्रथा। और 1856 में विधवा विवाह कानून बना था, ये आपको याद रख लेना है। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र। प्रश्न संख्या 9, किस समाज सुधारक के प्रयासों से विधवा अधिनियम 1856 पारित किया गया? इसका ठीक उत्तर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अभी हमने याद किया था। चलिए प्रश्न 10, निम्न में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया? तो अभी हम पढ़ रहे थे मद्रास में तीनों जो विधवा विवाह से संबंधित 3 जगह काम करने वाले, बंगाल में कौन, बंबई में कौन और मद्रास में कौन? तो मद्रास में तेलुगु भाषी इलाकों में किसने समर्थन किया था? वीरे सलिंगम पुंतुलु। और इसने कहा किया था? बंगाल में। और बंबई में कौन थे? दयानंद सरस्वती भी हैं, और भी बंबई में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले भी काम कर रहे हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अभी हमने पढ़ा था ए की स्थापना बी में किसने? दयानंद सरस्वती। कब? 1875 आर्य समाज की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 12, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष? 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती का समर्थन सरस्वती ने का डैश डैश, यहां रेगिस्तान आ जाएगा, ने का समर्थन किया। किसका? बहु विवाह, बाल विवाह, विधवा विवाह, किसका समर्थन किया? विधवा विवाह का समर्थन किया, अभी हमने पढ़ा था। तो सारे तरह के प्रश्न भाई नए बच्चों के लिए आसान प्रश्न भी बनते हैं ना, तो आसान बनाए हैं, पहले मैं सिर्फ टफ वाले बनाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों की शिक्षा हेतु किस स्थान पर विद्यालय खोले? देखो अभी मैंने इसीलिए पहले क्लियर कर दिया था, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी डेरोजियो, इन्होंने कहां काम किया है? इन्होंने काम किया बंगाल में, कलकत्ता में। तो यहां देख लो लड़कियों के लिए स्कूल किसने कहां खोले? कलकत्ता में खोले। अगर ये भी आ जाए ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में काम किया? महिला शिक्षा हेतु काम किया था। हालांकि विधवा विवाह कानून भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बना था। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस महिला ने रात में दिए की टिमटिमाती हुई लो में चोरी छिपे लिखना पढ़ना सीखा था? ये हटा दो, टिमटिमाती लो में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। मीराबाई, ताराबाई, रमाबाई, राज सुंदरी देवी। अब देखो राज सुंदरी देवी, इनका जिक्र, ये भी बंगाल से संबंधित है ना भाई, बंगाल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में क्या आएगी? 2-3 ऐसी महिलाओं के जिक्र आएंगे जिन्होंने स्ट्रगल करके अपने आप को निखारा और उनका नाम इतिहास में है। राज सुंदरी देवी का जिक्र कक्षा 7वीं सामाजिक और राजनीतिक जीवन यानी कि राजनीतिक वाली बुक में, कक्षा 8 हमारे अतीत भाग 3 में इसका जिक्र, कक्षा 10 जो इतिहास वो सामाजिक की जो बुक लगती है जिसमें इतिहास का 5वां पाठ है मुद्रण व संस्कृति वाला, उसमें इसकी किताब का जिक्र आता है। इसने जो लिखी थी ओमार जीवन, बंगाली भाषा की पहली ओमार जीवन, जीवनी नहीं ओमार जीवन, बंगाली भाषा की पहली जो है ना उनकी जो किताब थी ओमार जीवन, तो ये बंगाली भाषा में उन्होंने लिखी थी, राज सुंदरी देवी। तो ये बड़ा स्ट्रगल करके, तो 3 कक्षाओं में इसका जिक्र है। मैंने सभी किताबें पढ़ता हूं, कहीं से भी आंकड़े मिलते हैं तो उसमें डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 16, 19वीं सदी के अंत में आर्य समाज द्वारा कहां लड़कियों की शिक्षा हेतु स्कूल खोले गए? अब ये है ना उमार जीवन, और ये किसी ने कहा स्क्रीनशॉट नहीं ले, आगे सारे ये प्रश्न बना दिए, स्क्रीनशॉट ना भी लोगे सभी प्रश्न हैं।
समाज द्वारा कहां लड़कियों की शिक्षा हेतु स्कूल खोले गए? आर्य समाज ने कहां खोले थे? अभी बात आई दिल्ली, बंबई, पंजाब, कलकत्ता। बताओ जल्दी जल्दी, क्या उत्तर है? पंजाब। देखो आपको थोड़ी सी बातें बताई, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ज्योतिराव फुले ने किस स्थान पर लड़कियों की शिक्षा हेतु स्कूल खोले? अभी पढ़ के आए थे हम। लड़कियों की शिक्षा हेतु बंगाल में कौन, यानी कि कलकत्ता में, महाराष्ट्र में कौन और मद्रास में कौन? अभी हम पढ़ के आए थे ज्योतिराव फुले ने कहां काम किया था? महाराष्ट्र में किया था। मैंने इनकी ट्रिक बताई थी ना फुले साहब की, कि गुलाम को भाई गुलाम है, कोई दास है, गुलाम को पहले चाबुक मारो, चाबुक, चाबुक से इनकी किताब का नाम है काश्तकार की चाबुक। एक बार पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है, काश्तकार की चाबुक। और गुलामगिरी पुस्तक का नाम है। गुलाम को पहले चाबुक मारो, फिर फूल दे दो, फूल यानी कि फूले, फूल दे दो, ताकि ताकि क्या हो, ताकि सत्य का पता ना चले। सत्य भाई चाबुक मारी है, उसका पता ना चले, पता न चले, ताकि सत्य। अब सत्य से क्या है? सत्य से है सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। अब एक किताब में आता है सत्य शोधक समाज, एक किताब में तो आता है गुलामगिरी पुस्तक का जिक्र कब? 1871, और एक जगह आता है 73, दोनों ही आंकड़े हैं, ज्यादा 73 माना जाता है। तो सन दोनों नहीं देगा, 71 एक क्लास में दिया है, एक में 73 दिया है। तो गुलामगिरी पुस्तक, काश्तकार की चाबुक पुस्तक फूले की है, फिर फूल दे दो ताकि सत्य का, सत्य से सत्य शोधक समाज। तो ज्योतिराव फूले से संबंधित सारे काम हो गए हैं। तो ये महाराष्ट्र में, और ये फूल महाराष्ट्र से ले आओ। प्रश्न संख्या 18, किस सुधारक ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देते हुए कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा और अधिकार मिलना चाहिए? मुमताज अली। मुमताज अली, मैं बता ही देता हूं, आपका समय तो कुरान शरीफ का एक महिलाओं के लिए बेगम रुकैया शेखावत काफी काम करेंगी, बेगम रुकैया शेखावत। और एक मुमताज अली ने, बस ये ध्यान रखना, कुरान शरीफ की आयतों का। कुरान किस भाषा में लिखी गई है भाई, बताना? उर्दू में, अरबी में, और क्या लिखोगे आप? उर्दू, अरबी, फारसी, तीनों में से बता दो चलो। 19, किस विदुषी महिला का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? देखो बहुत विद्वान थी, उच्च घराने से थी, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। हाँ जी, राजसुंदरी देवी जो बंगाल से संबंधित है, एनी बेसेंट का यहां जिक्र नहीं है। ताराबाई शिंदे या पंडिता रमाबाई? तो इसका ठीक उत्तर क्या है भाई? इसका ठीक उत्तर है पंडिता रमाबाई। कुरान शरीफ किस भाषा में है? अरबी भाषा में है, उर्दू में नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 20, भोपाल की बेगमाओं ने किस स्थान पर लड़कियों हेतु प्राथमिक स्कूल खोले? तो भोपाल, अब मुझे ये याद नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं। आगरा तो यूपी में आ गया, दिल्ली उधर आ गया, अलीगढ़ ऊपर आ गया, तो भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। तो उसके आसपास कौन सा? हैदराबाद है। देखना भाई, जिन जो पढ़ के आए हैं वो बताना, क्या इसका ठीक उत्तर हैदराबाद है क्या? आपकी भी तो परीक्षा होनी चाहिए, ठीक उत्तर इसका हैदराबाद है क्या, या कहीं और है? बताना आप मुझे, हैदराबाद है या कहीं और है। चलिए प्रश्न संख्या 21, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, उन्होंने कलकत्ता, पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। लो, तो अब लड़कियों के लिए स्कूल खोलने में कलकत्ता में रुकैया शेखावत का नाम और आ गया, एक पटना में भी उन्होंने, तो ये भी आ सकता है बेगम रुकैया शेखावत ने कहां कहां लड़कियों के लिए स्कूल खोले? कलकत्ता व पटना में। ये रूढ़िवादी विचारों की कट्टु आलोचक थी। इनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। स्क्रीनशॉट लेनी है तो भाई ले लो, इसके सभी ऑप्शन जो है वो सत्य है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 22, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच
मौजूद सामाजिक फर्कों की यानी कि अंतरों की आलोचना की गई, किसने लिखी? स्त्री पुरुष तुलना पूछी गई है। अब ना वो नाम ऐसा होगा कि वो किसी फिल्म में सनी देओल का नाम भी है और फिर हम बहन के लिए भी ऐसा शब्द प्रयुक्त होता है। चलो उत्तर बताओ आप, क्या है इसका उत्तर? स्त्री पुरुष तुलना। चलो, सनी देओल का गदर फिल्म में नाम क्या होता है भाई? तारा होता है ना। तो लड़की को अपने क्या कहते हैं? आप मेरी बाई है। तो स्त्री और पुरुष दोनों ही नाम है। तारा वैसे लड़की का नाम नहीं होता, लेकिन उसमें तारा सिंह था। तो स्त्री और पुरुष दोनों नाम, स्त्री और पुरुष। तो पुरुष तारा हो गया ना, स्त्री के लिए बाई कह दो, ताराबाई। तो ताराबाई क्या है? स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है। और अब वो जो है, जो भोपाल की बेगमों ने जो लड़कियों के लिए स्कूल वो कहां खोले थे? वो अलीगढ़ में खोले थे। इस बात को आप ध्यान रख लेना। बिल्कुल, जो पढ़ के आए हैं वो तो ठीक ही कह रहे हैं, अलीगढ़ में खोले थे। ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना हो गया। ताराबाई शिंदे ने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। ताराबाई शिंदे ने अपनी शिक्षा पूर्ण कहां की थी? इंपॉर्टेंट है भाई ये जो है ना, ताराबाई शिंदे मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। पंडिता रमाबाई भी इंपॉर्टेंट है, इनकी भी एक किताब आएगी आगे। और पंडिता ताराबाई शिंदे ने अपनी शिक्षा कहां पूरी की है? पूना में की है या बंबई में? चलो 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 चलो, अच्छा ये ऑप्शन आ गया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब दोनों में से बताओ आप, क्योंकि मैंने सुबह डाल दिया था, थोड़ा सा आपके लिए भी छोड़ना होता है। बंबई में की या पूना में की? ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना बुक लिखती हैं। आपके लिए होल्ड रखा हुआ प्रश्न है भाई, थोड़ा सा आपको भी जोर आना चाहिए। ताराबाई शिंदे ने अपनी शिक्षा कहां पूर्ण की, ये आपने बताना है। चलिए प्रश्न संख्या 24, निम्न में से किसने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की? हाथों हाथ बताया करो। पूना में विधवा गृह, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। पूना में विधवा गृह, एक ही देखो प्रश्न कितने हैं, एक ही जगह से चल रहे हैं। थोड़ा सा वैसे तो तुक्का मारना हो ना तो आपको लग जाएगा। कहां से शुरू किया था हमने? यहां से, ये रहा स्त्री पुरुष तुलना, पंडिता रमाबाई। और ताराबाई शिंदे ने अपनी शिक्षा कहां पूर्ण की? अगर इसको छोड़ दें तो यहां आ जाओ, निम्न में से किसने पूना में एक विधवा गृह की? तो इसका मतलब ताराबाई शिंदे ने क्या है, अपनी शिक्षा कहां पूर्ण की है? आई क्या आपके पास उत्तर? तो आई गया इसका, पूना में। और इसका अगर हम बात करें 24 नंबर, निम्न में से किसने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की? ताराबाई शिंदे। तो अब ताराबाई शिंदे के बारे में क्या प्रश्न हो गए? पूना में विधवा गृह की, पूना में पढ़ी लिखी, स्त्री पुरुष तुलना उन्होंने किताब लिखी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखो जो था ना अपने सती प्रथा कानून, वो 1829, बाल विवाह 1929। ये 1829 में क्या है? सती प्रथा कानून। और इसमें पहले आयु रखी गई लड़के की 18, लड़के की 18, ठीक है, और लड़की की आयु रखी 16, और उसके बाद 18-21 की गई थी। प्रश्न संख्या 26, लड़कियों और लड़कियों के लिए अधिनियम में न्यूनतम और वो उम्र का क्या रखा गया था? 18-16 वर्ष। क्या रखा गया था? 18 और 16 वर्ष। शुरू में 18, इस अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अधिनियम बना 1929 में। और सती प्रथा 1829 में, याद रखना सती प्रथा पुरानी है। डैश डैश ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। किसने किया भाई? जाति प्रथा पर, जाति प्रथा का विरोध करने वाले ने। लो भाई इंपॉर्टेंट, ये भी मेरी नजर में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगाऊं ना उनको थोड़ा सा। हाँ जी, जाति व्यवस्था ने डैश डैश ने, विवेकानंद ने किया? बिल्कुल नहीं किया। राजा राम मोहन राय के पास इतना टाइम नहीं है। दयानंद सरस्वती ने किया जाति प्रथा की आलोचना, बौद्ध धर्म कानून। तो कौन करेंगे इनमें से? कौन है? पेरियार। पेरियार का नाम क्या है, मूल नाम क्या है? ई रामा स्वामी नायकर। हो सकता है भाई मैंने उत्तर गलत बता दिया और ढंग से देख लेना, ई रामा स्वामी नायकर है क्या पेरियार? प्रश्न संख्या 28,
जाति उन्मूलन के लिए काम करने हेतु परमहंस मंडली का गठन कहां हुआ? परमहंस मंडली, अब परमहंस मंडली जो है, आप ना थोड़ा सा एक अंदाजा लगा लिया करो। परमहंस मंडली जो है, स्वामी विवेकानंद जो है, उनके गुरु का क्या नाम था? तो फिर वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्वामी विवेकानंद भी कहां काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद भी कलकत्ता में करते हैं ना, तो परमहंस मंडली का गठन कहां होगा? कलकत्ता में होगा। प्रश्न संख्या 29, परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष हुआ? चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कब हुआ बताइए। इनमें किसी और सन में कुछ और हुआ था क्या? यही है एक सन, यही है एक सन। इसमें क्या हुआ था? इसमें सती प्रथा हुई थी। और परमहंस मंडली का गठन कब हुआ था? 1840 में हुआ था। हाँ जी, एक कमेंट आया हुआ है, एक कमेंट आया हुआ है। बिल्कुल, मैं अगर कहता हूं ना तो मैं ज्यादा आगे नहीं जाता, मैं बता ही देता हूं वापस आके वैसे तो। पर एक कमेंट आया हुआ है इस प्रश्न के संदर्भ में, और आप ठीक है, तैयारी भी कर रहे हैं कि जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद पेरियार नहीं है। मैंने यहां बोला भी था, हो सकता है गलत बोल रहा हूं। तो ये इसका उत्तर क्या है? राजा राम मोहन राय। चलिए, गठन परमहंस मंडली आ गई। परमहंस मंडली का गठन 1840 में आ गया। निम्न में से किसने उच्च जाति हिंदू महिला, द हाई कास्ट हिंदू वुमन लिखी? तो अब देखो, दो जो है ना, बेगम रुकैया शेखावत का जिक्र आ गया, तो इन्होंने, रुकैया हुसैन ने तो क्या है, कलकत्ता और पटना में स्कूल खोले हैं, इनकी इतनी बात रख लेना। और एक इन्होंने क्या है, यंग बंगाल महिला सम्मेलन को संबोधित किया था, वो याद रख लेना। कलकत्ता और पटना में इन्होंने स्कूल खोले हैं। जो है ताराबाई शिंदे की अभी हम बातें पढ़ के आ गए। राज सुंदरी देवी की ओमार जीवन और दीवे की, जो रात को दिए की टिमटिमाती लो में जो छुप छुप के पड़ती थी, राज सुंदरी देवी बंगाल से संबंधित है। ताराबाई और पंडिता रमाबाई एक ही जगह से संबंधित हैं। रुकैया शेखावत की बात आ गई, इन्होंने ये काम किया। तो ये जो किताब है, ये उच्च जाति हिंदू महिला, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है भाई, इसका नंबर पढ़ सकता है, याद रखना। ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। हाँ, ताराबाई शिंदे ने क्यों? ताराबाई शिंदे का तो अभी अपने जिक्र पढ़ के आ गए भाई, थोड़ी सी आज गड़बड़ हो रही है, ध्यान पता नहीं कहां है, लोड में है ना काम। ताराबाई शिंदे तो अभी हम पढ़ के आ गए ना। स्त्री पुरुष तुलना, पूना में विधवा गृह, ये देखो आज ये मार्क, ये हाथ से मार्कर भी गिर रहा है। तो ये तो इनके बारे में तो हम पढ़ के आ गए, स्त्री पुरुष तुलना। तारा तो स्त्री पुरुष तुलना में पढ़ेंगे। और उच्च जाति हिंदू महिला, ये पंडित रमाबाई की होगी। तो इन्होंने उच्च जाति की हिंदू जो महिलाएं थी, उनकी दुर्दशा की। उच्च जाति में जरूर है, लेकिन उनकी भी दुर्दशा है, पढ़ने का और इतने अवसर नहीं है। तो ये सारी बातें लिखती हैं पंडिता रमाबाई। महिलाओं पर शैक्षिक प्रभाव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? लो भी आप ये प्रभाव पढ़ लो पहले तो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो ले लो। उन्नीसवीं सदी के आखिर तक महिला सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी महिलाएं। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल प्रशिक्षण खोले, महिलाओं को संगठित किया। 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। वैसे अगर बड़े लेवल की कोई तैयारी करते हो तो ठीक है, रीट के लिए इस प्रश्न को स्किप कर देना 31 नंबर को। उपरोक्त सभी है, ये रीड के लिए स्किप कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? 20वीं शताब्दी में, क्योंकि सारे प्रश्न बना दिए थे, सारे पाठ के जितने बनते हैं सभी बन गए थे, तो रीड के लिए जो है 20वीं शताब्दी में जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए, ये इंपॉर्टेंट है,
20वीं सदी में कौन से नेताओं ने, सुभाष चंद्र बोस और इन्होंने महिलाओं को लिए अधिक स्वतंत्रता समानता की मांग की। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का। सारा प्रश्न इंपोर्टेंट का नहीं है, सिर्फ एक लाइन आपने याद रखनी है। इसका ठीक उत्तर तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय नेताओं का आह्वान था कि स्वतंत्रता नहीं मिलने पर महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। हमें नहीं, हमें सिर्फ एक बात 20वीं सदी में कौन से दो नेताओं के नाम पूछ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। किस जहाज द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था, ठीक है, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। भाई वो सीटेट वगैरह में तो पूछ लेते हैं ऐसा प्रश्न, अपने रीट वाले तो जैसे तो पूछ ले, नहीं तो इसको छोड़ देना, जॉन एलेन। तो ये सभी के लिहाज से बनाया जाता है, सिर्फ रीट वाले पढ़ रहे हैं तो मैं छुड़वा रहा हूं, बाकी के लिए नहीं। गरीब और निचली जाति के लोग गांवों में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से निजात पाने के लिए किस देश में बगानों में काम करते थे? तो ये मॉरिशस, त्रिनाद, इंडोनेशिया, उपरोक्त सभी में करते थे। सिर्फ सीटेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में है, रीट के लिए हमें नहीं पढ़ना। अब कहेंगे भी नहीं पढ़ना तो क्यों डाला? जब पीपीटी बनती है ना, क्वेश्चन बनते हैं तो पूरी बुक से ही बनते हैं, क्योंकि बाद में किसी और को भी तो, किसी और ने भी तो देखने हैं। मान लो रीट वाले बाद में सीटेट, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता मैं, जो नहीं पढ़ना वो मैंने सीधा ही लिख दिया। चमड़े का काम करने वाले मदिगा समुदाय का संबंध किस राज्य से था? तो ये जो समुदाय था आंध्र प्रदेश से था क्या? स्वर्ण जमींदारों के पास, ये आंध्र प्रदेश, ये भी हमें रीट के लिए नहीं पढ़ना। स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करने वाले दुबला समुदाय का संबंध किस राज्य से था? ये गुजरात से था। वैसे बता देता हूं 35-36, पर हमें पढ़ना नहीं है। हाँ सही है, ये गुजरात से है, वो आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं तो रिस्क लेके पढ़ा हूं फर्स्ट ग्रेड में, जो चीजें छोड़ता हूं वो छोड़ता ही हूं। ओरु जाति वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु दैवम मनुष्यान, यानी कि हिंदी में बताऊं तो मानवता की, ओटू है या ओरु है? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? एक जाति, एक ईश्वर, एक। तो ये हमारे थे केरल वाले, कौन? नारायण गुरु। नारायण गुरु का संबंध किससे है? केरल से है। इनकी एक एक बात, घासीदास जो है, इन्होंने एक अपनी लहर चलाई थी वो, और हरिदास ठाकुर, इन्होंने अपना जो है, घासीदास ने कौन सा चलाया था? सतरंगी घास, याद रखना। तो सतनामी आंदोलन, घासीदास ने कौन सा आंदोलन चलाया? सतनामी। मैंने तो इसको सतरंगी घास याद रखा था, क्योंकि हरा क्या होता है? हरा बथुआ होता है। तो मथुआ या मकुआ जो एक इन्होंने चलाया था हरिदास ने, आगे प्रश्न आ जाएगा। तो हरा बथुआ याद रखा था, मथुआ जो अपने आंदोलन चलाया था वो हरिदास ने, और सतरंगी घास मैंने सत से याद रखा था, सतनाम वाहेगुरु। घासीदास ने सतनामी आंदोलन चलाया था। नारायण गुरु केरल में एक जाति, मानवता की, एक धर्म और एक ईश्वर की बात कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने कौन सा समाज चलाया था? सत्य शोधक समाज चलाया था। और फिर मैंने वो उसका जिक्र आएगा, रामास्वामी नायकर ने कौन सा चलाया था? स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। जातिगत भेदभाव के निवारण हेतु किए गए प्रयासों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। जातिगत भेदभाव को मिटाने की हिमायत करने वाले समाज सुधारक संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते, जिससे अपने जीवन में जातीय पूर्वाग्रह और बंधनों से निजात पा सके। इसकी सभी बातें उपरोक्त सभी वाले, देखो भाई क्लास लंबी ना हो इसलिए पीडीएफ में उपरोक्त सभी वाले जितने प्रश्न है ना, उनका उत्तर उपरोक्त सभी रहेगा, और वो समझाने वाले नहीं है, उनको आप वैसे पढ़ लेना। और अगर आप कहते हो कमेंट में मुझे बता दो तो आराम से समझा दूंगा, फिर और तो क्या है। मुझे ये रहता है कि 2 महीने हैं रीट में, आपका समय ज्यादा खराब ना हो, विद्वान बना दूंगा। रीट के बाद जब आप मेंस की तैयारी करेंगे आपको विद्वान बनाऊंगा। नारायण गुरु का कार्य क्षेत्र था, अभी हमने पढ़ा, एक मानव, एक धर्म, एक जाति, एक एक वाली बात करने वाले केरल के नारायण गुरु थे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, नारायण गुरु किस जाति से संबंधित थे? एझावा। किस जाति से? एझावा जाति से।
महार किसकी जाति थी? बहुत फेमस पर्सनालिटी है महार जिनकी जाति थी। क्या बाबा साहब अम्बेडकर की जाति थी क्या महार? अच्छा ये कमेंट करके बताओ बाबा साहब कौन से राज्य से संबंधित थे, उनका जन्म स्थान। तो नारायण गुरु की जाति एझावा, एक मानव एक जाति एक धर्म की बात, और केरल से संबंधित थे नारायण गुरु। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, नारायण गुरु के संदर्भ में नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव रखने का विरोध किया। इनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है। तो हमें बस ये कौन कहता था सारी मानवता एक मानवता की बात, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक लाइन इसको याद रख लेना, बाकी बातें वैसे ध्यान में आ जाती है। प्रश्न संख्या 42, 1829 में बंबई प्रेसिडेंसी में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। अब ये ना रेगिस्तान प्रश्न था, किस प्रेसिडेंसी में पूछा था, बंबई लिख दिया वहां पर, तो ये प्रश्न वैसे भी हमें नहीं याद रखना, अनइंपोर्टेंट है, किसी के लिए काम का नहीं है। तो बुक में बनता था तो बना दिया गया भाई, क्योंकि आज वाली पीपीटी जो है ना मैंने नहीं तैयार की, खुद ने टीम के द्वारा तैयार की हुई है। सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मैंने कहा था सतनाम सतनाम सतरंगी घास, सतरंगी घास। और हरिदास ने कौन सा? हरा बथुआ, हरा बथुआ याद रखना। नारायण गुरु एक मानव एक जाति एक धर्म, ज्योतिराव फुले गुलाम गिरी और काश्तकर की चाबुक। मथुआ ये रहा बथुआ, बथुआ याद रखना बस। बथुआ कैसा? मथुआ से बथुआ याद रखना। बथुआ कैसा? बथुआ चाहिए भाई हरा हरा, हरे हरे का उते सप फूका मारदा, भजो वीरो वे बापू कल्ला मज्जा चारदा। लो जी ठीक है, साडियां बीबियां पौंदियां दियां भूल गया। चलो जी, हरिदास ठाकुर का मथुआ, मथुआ बथुआ याद रख लेना, यानी कि मथुआ आपको याद रख जाएगा। घासीदास का सतनामी आंदोलन। अंबेडकर साहब की बात, उन्होंने 1927 में मंदिर में प्रवेश हेतु आंदोलन चलाया था। ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था भाई? वैसे ना ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर फिर भी आप बता दो कब हुआ। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, कुछ बच्चे जो कंटिन्यू क्लास लगाते हैं उनके लिए बड़ा काम का होता है ये, वो पूरी पूरी चीजें रट के आते हैं। तो चलो एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा, कब आता है ज्योतिबा फुले का जो जन्म कब हुआ था ये बताएं। 23, 23, 34, 41। 41 से एक पहले 40 में अभी प्रश्न आया था, उसका उत्तर था 1840। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की? तो अभी बोला मैंने आपको कि गुलाम के चाबुक मारो, और चाबुक मारे गुलाम रोएगा, फिर उसको फूल दे दिया ताकि सत्य का पता ना चले। तो ज्योतिबा फुले जो है वो सत्यशोधक समाज की क्या है? स्थापना करेंगे। कौन? ज्योतिबा फुले। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अभी ज्योतिबा फुले हम पढ़ के आए हैं, उस पर टाइम नहीं लगाना। अंबेडकर साहब ने किस वर्ष, अभी मैंने बताया किस वर्ष मंदिर में प्रवेश हेतु आंदोलन चलाया था? 1927। 1927 से लेकर 1935 तक कुल 3 बार वो आंदोलन करेंगे इस विषय में। नेक्स्ट प्रश्न, 1927 से 35 तक कितनी बार अम्बेडकर साहब ने आंदोलन चलाया? ये मंदिर में प्रवेश 3 बार। चलिए प्रश्न नेक्स्ट, सतनामी आंदोलन, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? पहले तो घासीदास ने। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। घासीदास ने, अब कहां के हैं? मध्य भारत। घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया। घासीदास ने चमड़े का काम करने वालों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु यह आंदोलन चलाया। तो कैसा भी चमड़े का काम करने वाले लोगों की स्थिति में सुधार हेतु कौन सा आंदोलन? सतनामी। किसने चलाया? घासीदास ने चलाया। ये बातें सभी सत्य है, इसको याद कर लेना। प्रश्न इनमें से आएगा, एक बात है पक्का, जातिगत भेदभाव के निवारण हेतु हरिदास ठाकुर द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? हरिदास, हरिदास ने क्या किया था भाई? हरिदास ने बथुआ, पूर्वी बंगाल, कहां से संबंधित है? एक तो बात पूर्वी बंगाल। मथुआ पंथ की स्थापना की। मथुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच कार्य किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाली ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। तो बस इतना ध्यान रखना है, चांडाल लोगों से जुड़ा हुआ था ये वर्ग, मथुआ पंथ चलाता है और पूर्वी बंगाल से संबंधित है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमें तो इतना ध्यान रखना है रीट के लिए, मथुआ पंथ हरिदास ने, सतनामी घासीदास ने। इनमें एक एक बात ये ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं रीट के लिए। 52, जातिगत भेदभाव के उन्मूलन हेतु किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में कौन सा?
जातिगत भेदभाव का विरोध करने वाले पंथों की स्थापना गैर ब्राह्मण जातियों के लोगों द्वारा की गई थी। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है अभी बिल्कुल। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों को अपमान करने के लिए उकसाती थी। ये लोग जातिगत भेदभाव के विरोध में आंदोलन करते थे। तो गैर ब्राह्मणों ने जातीय भेदभाव गैर ब्राह्मण ही करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण लोग तो फिर वो जातीय भेदभाव कर ही रहे थे ना। किसके अनुसार? ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति लोगों की है। ठीक है, ये प्रश्न भाई 53 नंबर प्रश्न, ये ना कोटेशन दी हुई थी, वैसे ना आप छोड़ देना। ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, धरती यहाँ के देशी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। तो एक बार छोड़ देना। घासीदास नारायण गुरु, उनमें सिर्फ अपने रिस्क लेके वो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको नहीं पढ़ाना। 1927 में किसने कहा था? हाँ, उत्तर लगा के मिलेंगे, उसमें तो पीपीटी आपको उत्तर लगे हुए मिलेंगे। किसने कहा था कि अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो, ये आप पढ़ना, मैं थोड़ा पानी पी लूं। हाँ जी, 27 में, ये तो हमने अभी पढ़ा ही था। 27 में आंदोलन कौन चलाते हैं? 1927 से लेकर 1935 तक किसने चलाया था? आज तो भाई लंबी हो रही है क्लास, प्यास लगी इसमें। तो ये 3 बार चलाते हैं, बी.आर. अम्बेडकर साहब चलाते हैं। प्रश्न संख्या 55, ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पुस्तक किस घटना पर आधारित है? भाई ज्योतिबा फुले साहब ने जो गुलामगिरी लिखी थी ना पुस्तक, कब लिखी थी? 1873 लिखी है। तो वो उससे थोड़ा समय पहले अमेरिका में जो क्रांति हुई या कुछ भी हुआ, घटना हुई, मान लो, आपको उसकी तरफ नहीं लेके जाना, मैं हिस्ट्री का हूं, उसको छेड़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वहां गुलामों के अधिकारों के लिए जो है संघर्ष हुआ था, गुलामों के अधिकारों के लिए। तो गुलामगिरी उनको ही समर्पित की थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो गुलामों की दुर्दशा या गुलामों ने अपने लिए जो संघर्ष किया, तो अमेरिका के गुलामों को समर्पित की थी। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। और ये ज्योतिबा फुले क्या है? ज्योतिबा फुले ही उसके उत्तर हैं, जो ऊपर मैंने आपको कट करवाया था ना, जाति प्रथा वाला। याद नहीं करना, ऐसी कोटेशन अब क्या पूछेंगे? ऊंची जातियों वाला, ये उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, यह धरती यहाँ के देशी लोगों की है। ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पुस्तक ये आ गया। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना ज्योतिबा फुले द्वारा किस वर्ष की गई? 1873 में की गई। निम्न में से किस का संबंध जाति सुधार आंदोलनों से है? तो जाति प्रथा पर देखो, इनको आगे हमने पढ़ना है। इन्होंने आंदोलन कौन सा चलाया है? इन्होंने चलाया है स्वाभिमान आंदोलन, अभी हमने पढ़ना है। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक, बी.आर. अम्बेडकर साहब ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 1927 से 1935 तक। तो ये सभी जातीय भेदभाव का जो है विरोध कर रहे थे। 58, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, सुरेंद्रनाथ दत्त, मूल शंकर, दया शंकर। तो दयानंद जो किसका? स्वामी विवेकानंद का पूछा है। विवेकानंद का क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था। तो बंगाल के क्रांतिकारी थे एक इनके भाई, नाम बताना अगर कोई हिस्ट्री का है तो। स्वामी विवेकानंद के भाई जो बंगाल के क्रांतिकारी के साथ काफी जो है मशगूल रहते थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? जिनके नाम पर फिर वो परमहंस मंडली बनी थी। 1840 में कब बनी थी रे? अभी आपको बताया मैंने, बताओ। रामकृष्ण परमहंस इनके विवेकानंद के गुरु थे। और विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। निम्न में से किसका संबंध ब्रह्म समाज से नहीं है? ब्रह्म समाज से
ये जो है इधर उधर से बातें पकड़ के लाई गई हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, द्वारकानाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसका ठीक उत्तर है ये द्वारकानाथ, इस बुक के अनुसार द्वारकानाथ ठाकुर। अब केशव चंद्र सेन जो है ना, ब्रह्म समाज को सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्धि मिली, ब्रह्म समाज को प्रसिद्ध करने वाला कोई शख्स अगर था, वो केशव चंद्र सेन था। अकेले इनका भी पूछ सकते हैं, केशव चंद्र सेन का संबंध किस समाज से था। और फिर यही केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1864 में मद्रास में 1864 में एक समाज की स्थापना होती है। उस समाज का नाम था वेद समाज। कौन सा समाज? वेद समाज। तो वेद समाज जो है ब्रह्म समाज की देखा देखी शुरू किया गया है केशव चंद्र सेन व अन्य ब्रह्म समाज के नेताओं के द्वारा मद्रास में यहां प्रयास करके वेद समाज 1864 में बना था। तो इसका ठीक उत्तर है ब्रह्म समाज से द्वारकानाथ ठाकुर नहीं है, इस बुक के अकॉर्डिंग आंकड़े 60 61। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? प्रार्थना समाज कहां बनता है? महाराष्ट्र बंबई में। ठीक है, ये कब बनता है? 1867 में बनता है। मेरी बाइक का नंबर है 1867 है 1967 है, 1867 ही है शायद। लो मैं ही भूल गया। प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। ब्रह्म समाज का दो भागों में विभाजन, प्रार्थना समाज की स्थापना और मेरी बाइक, दो तीनों काम एक ही सन के हैं। वेद समाज की स्थापना कहां की गई? अभी आया था ना वेद समाज। वेद समाज की स्थापना मद्रास में। किस समाज से जुड़ा हुआ था? ब्रह्म समाज से। कहां? मद्रास में। कब? 1864। प्रार्थना समाज की स्थापना कहां हुई? यह हुई थी भाई बंबई में। अब बंबई में दो समाज है, एक है आर्य समाज, एक है आर्य समाज, और एक कौन सा समाज है? एक है जी प्रार्थना समाज। ठीक है, मद्रास में वीरे सलंगल पंतुलू वाला और रामास्वामी नायकर का। कलकत्ता में हमारा जी जो है ब्रह्म समाज चल रहा है। ठीक है, अहमदाबाद में कोई है नहीं। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना कहां की गई? अमृतसर में की गई। अनइंपोर्टेंट है, रीट के लिए ऐसे प्रश्न ये पूछते नहीं है भाई, पूछते नहीं है। वैसे तो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 65 लाहौर में सिंह सभा का गठन कब किया गया? कब किया गया? छोड़ देना, ये भी इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। 1872। सिंह सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा अमृतसर के खालसा कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1892 में हुआ था क्या? 1892 में, बिल्कुल। यंग बंगाल आंदोलन, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पूछते हैं ना वही बताऊंगा मैं। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बी आर अम्बेडकर, हेनरी डेरो। यंग बंगाल आंदोलन चलाया था डेरो ने। एनी बेसांट जिस समय भारत आ रही थी और स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में वो स्पीच देने के लिए जा रहे थे। दोनों घटनाएं किस सन की है? 1893 की। वेद समाज की स्थापना कब हुई? वेद समाज की आज सर भी बार बार देख रहे हैं क्लास कब खत्म होगी। मैं भी देख लूंगा कितने टाइम क्या चल रहा है प्रोग्राम। 53 मिनट बस। इसके बाद कितने मिनट लगेंगे? 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। वेद समाज की स्थापना कब हुई भाई? 1867, 1864, 1878, 1872 में तो अभी जो सिंह सभाओं वाला हमने पूछा, तो ये 1864। 1867 में कौन सा समाज है? प्रार्थना समाज है। ठीक है, प्रश्न संख्या 69। वेद समाज किस संगठन से प्रेरित था? पॉलिटिकल साइंस की जो क्लास लगाऊंगा ना भाई मैं, पहली क्लास, इतनी शानदार क्लास होगी। उस क्लास में मैं मेरी तारीफ खुद ही कर रहा हूं। वो मैटर जितना का जितना ना विकास जाखड़ सर ने उस पर काम किया है भाई। ठीक है, मेरी तो उसमें थोड़ी मेहनत होगी, ज्यादा मेहनत उसमें विकास सर की है। तो विकास सर का भी धन्यवाद कर देना। पोल साइंस का मैटर हमें वो उपलब्ध करवाएंगे और उनको कहा हुआ है, इन दिनों बिजी है तो उन्होंने 2-4 चैप्टर तो तैयार कर लिए हैं, तो अपने 2-3 दिन बाद उनको शुरू करेंगे। बड़ा ही मजेदार मैटर है। एनसीईआरटी की बुक्स, मेरा एक ही काम है, अपने एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, जो सहायक बातें बताने के लिए पोल साइंस में बतानी पड़ती है, एग्जामिनर थोड़ी सी छेड़छाड़ कर देता है। वेद समाज किस संगठन से प्रेरित था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, सिंह सभा, रामकृष्ण मिशन।
किस संगठन से प्रेरित था भाई? अभी आपको बताया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। इतनी लंबी क्लास हो रही है, मैं खुद ही थोड़ा सा आलसी सा हो जाता हूं। निम्न में से कौन उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के आलोचक थे? लो, पता नहीं क्या कुछ पूछ लिया। अब जो है इसमें इनका तो कहीं हमने जिक्र ही नहीं पड़ा। लो, ऑप्शन कई बार इतने आसान मिल जाते हैं, प्रश्न क्या है मतलब ही नहीं है। जातीय सुधार आंदोलन में इनका कहां नाम आता है? इनका ही ज्योतिबा फुले आता है। तो थोड़ा सा चलो क्लास में दोबारा आपका इंटरेस्ट बनाते हैं, कोई बढ़िया सी बात सुनाते हैं आपको। लो, निम्न में से किसने कहा था ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है, और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को पता नहीं क्या कर रहे हैं और पता नहीं क्या। अब ये थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको हम छोड़ लेते हैं रीट के संदर्भ में। दक्षिण भारत में, हाँ उत्तर लगा दूंगा उसमें भी, बुरी किस्मत हो कई बार पूछ लेता है। इतनी बड़ी बात है, मेरे तो सही बताऊं तो याद ही नहीं है। ये देखूं क्या, चेक करें क्या? चेक कर लेते हैं भाई। 71 नंबर प्रश्न का उत्तर। लो, बड़ी सारी ये जो कथा लिखी है, ये लिखी है हमारे ये जो है ज्योतिबा फुले ने, ये तलवार और इसकी बात। दक्षिण भारत में जाति सुधार आंदोलन, ये आ गया मेरा फेवरेट बंदा। बाबा साहब अम्बेडकर के लगभग समकालीन थे। जाति सुधार, रामास्वामी नायकर, इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था स्वाभिमान। अपनी बुक के अनुसार स्वाभिमान आंदोलन ही पढ़ेंगे भाई हम, वो दूसरा नाम हम नहीं पढ़ेंगे जो इसमें दिया हुआ है। तो दक्षिण भारत में जाति सुधार आंदोलन, और मध्य भारत से उत्तर भारत की तरफ जो आंदोलन चलाएंगे वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब चलाएंगे। अम्बेडकर महार जाति परिवार में पैदा हुए थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कहां गए थे? अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी 1919 में। भारत लौटने पर, तो बाबा साहब अम्बेडकर भारत कब लौटे? गांधी जी तो सभी बार पूछ लिया कब लौटे, अफ्रीका से 1915 में लौटे। तो बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका से स्टडी पूरी करके 1919 में आते हैं। उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा था। इंपॉर्टेंट बातें हैं, उपरोक्त सभी सत्य हैं। महार परिवार, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अमेरिका में पढ़ के 1919 में वापिस आ जाते हैं। किसने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा पर लिखा था? इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको बताया था गुलामगिरी पुस्तक में अमेरिका में जो गुलामों की दशा थी उनके बारे में लिखा था। ये कौन थे? ज्योतिबा फुले। फूल तुम्हें भेजा है खत में फूल नहीं, ये मेरा दिल है। ओ हो। अंबेडकर द्वारा प्रारंभ मंदिर प्रवेश आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, कल इसके बाद हम 2025 में मिलेंगे भाई। इसके बाद 2025 में मिलेंगे हम। वो है ना एक ऐसा शेर, एक एक ईंट करके जिंदगी की दीवार कम होती जा रही है और लोग कहते हैं कि तुम्हें नया साल मुबारक हो। पता नहीं, ऐसा सा कोई शेर है भाई। संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अम्बेडकर द्वारा इस महार जाति के लोगों की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। दलितों द्वारा मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल करने की बात पर ब्राह्मण पुजारी गुस्सा हो गए। अम्बेडकर पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों को, समाज में जड़ जो है मजबूत। कुछ इसको थोड़ा सा हमारे टॉपिक का नाम क्या है? पुनर्जागरण व समाज सुधार आंदोलन, है ना? तो ठीक है, पूर्वाग्रहों को, ये तो बातें आपके वैसे याद रह जाती है, इतनी कोई है नहीं। जो बातें भूलते हो ना उसको आपको हाईलाइट करना जरूरी है। कौन सी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित है? बार बार वही गुलामगिरी। अब ध्यान रखना, ये दोनों किताबें ज्योतिबा फुले की हैं। ज्योतिबा फुले की हैं दोनों किताबें, काश्तकार की चाबुक और गुलामगिरी। किस घटना के फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म की हुई? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम नहीं, काम का नहीं है। अमृतसर से शुरू हुई सिंह सभाओं की स्थापना, ऊपर आ गया ये। सिंह सभाओं की स्थापना अमृतसर में शुरू, 2-3 बार आ गया पता नहीं। सिंह सभाओं ने सिख धर्म को किससे मुक्त कराने का प्रयास किया था? अंधविश्वास, जातीय भेदभाव, गैर सिख आचरण। अंधविश्वास, जातीय भेदभाव कितने आ गए हैं पंजाब में। देखो ईसाई धर्म का कितना प्रचार प्रसार, जादू टोने, क्या कुछ कितना कुछ हो रहा है। तो ये अब भी आ गया दोबारा से। मैं कहता हूं लहर चलाएं अपने मिलके ना, मार देंगे भाईडा।
80। ज्योतिबा फुले के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ज्योतिबा फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। फुले का दावा था कि आर्यों के शासन से पहले यहां स्वर्ण युग था। फुले ने सुझाव दिया कि शूद्रों और अति शूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। अब कोई ईसाई धर्म में आस्था रखता है ना, तो उनको बुरी लग गई होगी मेरी बात, मैं सीधा बता दूं। ईसाई धर्म को मैंने बहुत पढ़ा है। ईसा जी की जो थ्योरी है उसमें कहीं नहीं, अब जो पाखंड चला रखा है ना, जो पंजाब में स्पेशली हो रहा है, हमारे इधर भी हो रहा है कि आपको हाथ से टच किया, आपके दुख दर्द दूर कर देंगे, ईसा मसीह जी सब, हालेलुया बोल दो, आमीन बोल दो। नहीं, ईसा मसीह जी की ये पॉलिसी नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि कोई भगवान का अवतार आया है, तो चाहे अपने कोई भी देवी देवताएं हैं, और वो अगर उन्होंने जीवन में उनको जो मिल रहा है, जो दुख, उनको भोग के वो अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, उनको सूली पर लटकाया जा रहा है, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। वो कह रहे हैं, क्या संदेश क्या दे रहे हैं कि जीवन में आपके जो कष्ट आ रहे हैं उनको आपको भोगना है। ईश्वर का नाम सुमिरन करना अलग बात है, लेकिन आपके जो जीवन में कष्ट है वो किसी को कम किसी को ज्यादा मिल सकते हैं, उसको भोगना है। मतलब उसकी बनाई हुई सत्ता को चैलेंज नहीं करना, उसने दिए हैं तो आपको भोगने पड़ेंगे, है ना। वो खुद वो चैलेंज नहीं कर रहे ईश्वर की बनाई सत्ता को, और हम कह रहे हैं कि आपको ये कर देंगे, ये कर दिया, फूंक लगा दो, ये हो जाएगा, आपके ये हो जाएंगे। नहीं भाई। तो ईसाई धर्म की जो मूल पॉलिसी है ना, ईसा मसीह जी को मैंने बहुत पढ़ा है, तो मुझे तो वहां लगा नहीं, और कहीं कोई बात मेरे जहन से बाहर रह गई हो तो वो तो कोई कुछ कह नहीं सकते भाई। अति शूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। तो ये ज्योतिराव फुले के बारे में सभी बातें सत्य हैं, ठीक है। शूद्रों के बारे में और आर्यों के, ये देखो ज्योतिराव फुले साहब कहते हैं कि आर्य जो है वो विदेशी है, आर्य बाहर से आए हैं। मतलब उनका क्या था कि आर्य सभ्यता मतलब ब्राह्मणवादी सभ्यता हमारी है, उन्होंने आके यहां पर हमारे लोगों को भगा दिया और यहां पर अधिकार किया। तो वो कहते हैं आर्यों के आने से पहले हमारे स्वर्ण युग था, ये जातीय भेदभाव सारे आर्यों ने यहां पर डाले हैं। प्रश्न संख्या 81, 82, 83, पता नहीं क्या कुछ हो गया। निम्न में से किसने ब्राह्मणों के आर्य होने के कारण औरों से श्रेष्ठ होने के दावे का खंडन किया? ज्योतिबा फुले साहब हैं। निम्न में से किसने तर्क दिया था आर्य विदेशी हैं? तो आर्य विदेशी हैं कौन कह रहा है? ज्योतिबा फुले है। अभी बात पढ़ ली, इतना लंबा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा मैं। आर्यों से पहले यहाँ स्वर्ण युग था, आर्य विदेशी हैं, ठीक है। ये सारी बातें, गुलामगिरी, काश्तकार की चाबुक, सत्यशोधक समाज, 5 बातें जो इनकी ज्योतिबा फुले की रट लेना, और महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये 5-6 बातें आप रट लेना, इतना काम हमारे लिए काफी है। निम्न में से किस संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई? जातीय समानता के समर्थन में, ठीक है। जातीय समानता के, निम्न में से किस संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई? तो ये रहा सत्यशोधक समाज, अभी हमने पढ़ा था। तो बातें 6 ही याद करनी है मूल रूप से, तो उससे संबंधित है दूसरी बातें। काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक ज्योतिबा फुले, 5 बातें, 2 तो इनकी क्या होगी पुस्तकें, दोबारा बता देता हूं, 2 तो पुस्तकें होगी और 1 इनकी होगी संस्था या आंदोलन, सत्यशोधक समाज। और इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले, ठीक है। और क्या हो गया, इन्होंने आर्यों पर टिप्पणी की है, आर्य विदेशी हैं, आर्यों से पहले यहां पर स्वर्ण युग था, ये बातें होगी। और अब किताब के बारे में, गुलामगिरी अमेरिका के उनके लिए समर्पित है, और ये है 5-6 बातें, इनमें से प्रश्न आ जाएगा। पेरियर पर प्रश्न, इनका मंदिर में प्रवेश आंदोलन, पेरियर से संबंधित जो प्रश्न है वो ये आ जाएगा। उनकी उपाधि रामस्वामी नायकर की उपाधि है, और उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। घासीदास पर एक ही बात याद रखनी है, इन्होंने सतनामी आंदोलन चलाया है। मैं साथ साथ रिवीजन करता रहूंगा ताकि आपके याद हो जाए। 20वीं सदी के प्रारंभ में शूद्र हुए गैर ब्राह्मण आंदोलन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ये सारी बातें, यह प्रयास, शिक्षा, धन, और नहीं याद करना मैं आपको। गैर ब्राह्मण जातियों का तर्क था कि ब्राह्मण, ये बार बार बातें वही आ रही हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी। निम्न में से किसने सेंट पीटर्सबर्ग था में दिए अपने भावपूर्ण भाषण में कहा था, जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है, लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। अच्छा, वो वहां की बातें हैं भाई, अब्राहम लिंकन वाली, ये हमने ध्यान नहीं रखना। बुक इसमें आया था तो बुक में तो जिक्र इसको डाल दिया। 86 नंबर नहीं करना। किसने लोगों से आह्वान किया था कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाए?
ठीक है। जनता जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए कोटेशन अब्राहम लिंकन की है, ये हमें याद नहीं करनी। निम्न में से किसने जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास? ज्योतिबा फुले। दोबारा बात आ गई 89 1875 में किसके द्वारा? अलीगढ़ में 1875 में। अब हमारे पास दो बातें आ गई, एक तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना हो रही है, कहां पर हो रही है? बंबई में हो रही है। दूसरी हमारे काम की बात आ गई अलीगढ़ में, आर्य समाज से 1875 वाली बात अलीगढ़, दोनों ही है। अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कर रहे हैं? सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान। दूसरी बात यह हुई, तो 1875 में दो काम हुए हैं, अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वो और आर्य समाज की स्थापना। अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में कौन सा? इस आंदोलन में सर सैयद अहमद खान महत्वपूर्ण योगदान दिया। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। उपरोक्त सभी सत्य हैं। वेद समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? वेद समाज के सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे। वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। और क्या किया? वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधवा विवाह महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। अब देखो समाज के बारे में क्या उनकी है, उसकी रूपरेखा क्या है कि किस पर काम करता है, वो बाद की बात है। ये वेद समाज है, सतनामी आंदोलन है, और हरिदास का जो मथुआ पंथ है जो भी, ये सारे हमें ये याद रखना है किसने कौन सा। वेद समाज मद्रास में 1864 में चला, इतना याद रख लो रीट के लिए तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपके सामने जहन में लानी बातें जरूरी है। जो तो भी बच्चे पास कर चुके हैं वो तो डीपली पढ़ो, आपको चलो मेंस में काम देता है, लेकिन दूसरे बच्चे किस इतना याद करेंगे, वेद समाज 1864 मद्रास में बना था। और क्लास बड़ी होने के बाद कुछ बच्चे कह सकते हैं आज तो गुरुजी भाई बहुत लंबी क्लास थी, मजा ही नहीं आया, समझ नहीं आया। यहां समझाने के लिए तो आया ही नहीं हूं मैं, जो प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। संस्था ने समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के लिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर दिया। निम्न में से किस संस्था ने समाज सेवा मुक्ति के लिए, वही चल रहा है लगातार, ठीक है। वेद समाज वाला इसको छोड़ो। निम्न में से किसने रामकृष्ण परमहंस की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रचारित किया? तो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित कौन है? जो परमहंस मंडली, स्वामी विवेकानंद इनके शिष्य। तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व स्तर पर परमहंस की जो शिक्षाएं थी उनको प्रचारित किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाता है। आयोजन, विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? शिकागो में। कब हुआ? 1893 में। यहां पर संबोधन करने के लिए कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये कोटेशन मैंने भी अपने सामने लगा के रखी थी। अब ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए प्लानिंग बनाऊंगा, उसमें मैंने कौन कौन से टिप्स पर काम किया था, मेरी जो सफलता की कहानी थी वो उनमें बताऊंगा आपको मैं। तो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में वो गए थे। और अब इससे संबंधित आगे प्रश्न वही आएंगे। विश्व धर्म सम्मेलन में कब? 1893। विश्व धर्म सम्मेलन संसद में किस महान व्यक्तित्व ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? स्वामी विवेकानंद ने। निम्न में से कौन सा पेरियर नाम से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद की बातें याद रह जाएंगी ना। वो कहते थे भारतीयों के, मैं कहता हूं स्वामी विवेकानंद ऐसे महान पुरुष हैं, सभी धर्मों की शिक्षा एक बार साइड करके स्वामी विवेकानंद को स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। वो कहते थे तुम्हारा धर्म जो है ना रसोई घर तक सीमित है, धर्म से ज्यादा वो मानवता की बात करते थे, नर सेवा नारायण सेवा। तो पेरियार, तो मैंने आपको कहा था राम को क्या बना लो, राम को अपना यार बना लो, तो क्या होगा? आपके स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। तो स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया? राम ने, रामास्वामी ने। और इंपेरियर के नाम से, यार के नाम से किसको जाना जाता था? रामास्वामी को। तो बार बार वही बात, घासीदास सतनामी आंदोलन, हरिदास बथुआ पंथ यानी कि मथुआ हो गया, नारायण गुरु एक मानव एक धर्म एक जाति उसकी बात कर रहे थे ये,
ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? मध्यवर्गीय परिवार में पलने वाले रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी के, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का गंभीरता से अध्ययन किया। कांग्रेस के सदस्य बनने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित दावत में जातिगत भेदभाव की व्यवस्था से आहत होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सारे, क्योंकि जिस समय अंबेडकर साहब काम कर रहे थे जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए, तो ठीक दक्षिण में ये काम रामास्वामी नायकर जो है वो कर रहे थे। और इन्होंने देखो कांग्रेस पार्टी का कौन सा समाज सुधारक कांग्रेस पार्टी का सदस्य था और जातीय भेदभाव के मुद्दे पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो वो कौन थे? रामास्वामी नायकर। तो उपरोक्त सभी इसके सत्य हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। पेरियर चिंतनाइकल की रचना किसने की? अब ये किताब है, अगर तो रामास्वामी, अब देखो नायकर की उपाधि पेरियार है, तो किताब पेरियार के नाम से है, आपको याद रह जाएगी, पेरियार की चिंता, कुछ आगे का नाम याद रहे ना रहे, तो पेरियर के नाम से किताब है, किसकी है? ई रामास्वामी नायकर। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं देवी और सजनों, प्रश्न संख्या 100, स्वाभिमान आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया? ई रामास्वामी नायकर। अब इनके बारे में दोबारा नहीं बोलूंगा, आप कहोगे कोई कुड़ियां कहती गुरु जी तुस तां पचीकरा घड़ता क्लास दा, इन्ना ज्यादा बारी दस्या साडे तां पक्का रटिया गया, आज हम पचीकरा नहीं कटेंगे क्लास का। पेरियार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इनके अनुसार अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इनके अनुसार मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत है। तो देखो जो ज्योतिराव फुले हैं और पेरियर जो हैं रामास्वामी नायकर, ये दोनों ही आर्यों को अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। ये कहते हैं मूल जो है ना संस्कृति के वाहक जो है वो निचली जाति का, जिनको लोग आप कहते हो ना, वही है, और उन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया। इनके अनुसार सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। सभी बातें सत्य हैं। फिर बता देता हूं, रामास्वामी नायकर में हमें 3 ही बातें याद रखनी है। जातीय विरोध करते हैं, वो जातीय भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, स्वाभिमान आंदोलन चलाते हैं, और उनकी उपाधि थी पेरियार, और पेरियार चिंता और वो डैश डैश वाली किताब थी उनकी। किसने लिखा था? तारा मुकुरतम जैसे शब्दों को आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सुला देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। संस्कृति के साथ या संस्कृति, तो कौन थे? पेरियार साहब थे इसके बारे में लिखने वाले। शिकागो विश्व धर्म नाम आते ही को सुनने के बाद किस पत्रिका में लिखा गया था? पत्रिका ने लिखा था, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना, जब वो अपने कहते हैं ना विवेकानंद साहब, बहनों और भाइयों, ठीक है, ठीक है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कहते हैं मूर्खतापूर्ण है। न्यूयॉर्क हेराल्ड में लिखा था क्या, या न्यूयॉर्क टाइम्स में? चलो 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 चलो, यहां आपकी कंफ्यूजन वाले दोनों ही ऑप्शन है। चलो बताओ भी देवी और सजनों, आपके लिए बता दूं, लंदन वाला है नहीं, न्यूयॉर्क वाले हैं। न्यूयॉर्क हेराल्ड है या न्यूयॉर्क टाइम्स। अब जो नए बच्चे जो बुक नहीं पढ़ के आते ना, वो कहेंगे सर ये हमें क्यों ऐसे करते हो, तो आपसे पढ़ने आते हैं, हम पढ़ के थोड़ी आएंगे। तो कुछ बच्चे ये कहते हैं, कई दिनों बाद मैं ऐसी क्लास दे देता हूं ऑब्जेक्टिव वाली, ताकि कोई भी आपको ये ना लगे कि हम तो पढ़ के आते हैं, फिर यहां भी पढ़ाया ही जाता है, तो आपका ही मूल्यांकन होता है। तो चलो बता दो आप इस पे। सर कितने प्रश्न हो रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो ये आपने बताना है कि किस अखबार ने लिखा था, इंपॉर्टेंट बात है। कमेंट करके बता रहे हैं, न्यूयॉर्क हेराल्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स, बताओ बताओ। आधुनिक समय के पहले भारतीय जिन्होंने विश्व व्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को, तो विश्व स्तर पर आध्यात्मिक गौरव की बात आई, स्वामी विवेकानंद है। और फिर बात आ गई स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा पर वे दुखी थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। विवेकानंद ने एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। प्रोक्त सभी सत्य है। इतनी बातें हमें नहीं याद रखनी रीड के लिए। ब्रह्म समाज ने किस कुरीति का विरोध किया था भाई? मूर्ति पूजा का किया था, सती प्रथा का किया था, बलि प्रथा का, तो सभी का विरोध किया था।
पेरियार के संदर्भ में, पेरियार हिंदू वेद पुराणों ग्रंथों के कट्टर आलोचक थे। तो पेरियार भगवत गीता, रामायण, मनु संहिता सब के विरोधी थे। इनका मानना था ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। वाह, पेरियार अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे। तो कितनी हम पेरियार साहब के बारे में कितनी बातें होगी। वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। जातीय अवस्था की बात आई, क्या कैच लिया मैंने, जातीय अवस्था की बात आई तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उन्होंने खुले मंच से रामायण, भगवत गीता, मनु संहिता का विरोध किया, क्योंकि वो कहते थे कि इन्हीं ग्रंथों की बदौलत लोग जातीय भेदभाव करते हैं और महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। स्त्री को, एक लड़की को एक वस्तु समझा जाता है। जिस सभ्यता संस्कृति, हम पुरातन संस्कृति की बात करते हैं, पेरियार साहब कहते थे मैं क्यों गर्व करूं पुरानी संस्कृति पर। वहां तो बेटी के जन्म होने पर, वेदों में मान लो अथर्ववेद में बेटी के जन्म होने पर बुरा माना गया। कहते कि क्यों बात करूं मैं, क्यों अच्छा मानूं उनको। बेटी को, शूद्र को एक जैसा मान के उनको अपवित्र माना गया। जिस बेटी ने महान संतों को, महान शख्सियतों को जन्म दिया अपने गर्भ से, जिस मां ने, जिस बेटी ने, और उनके लिए उनको आप अपवित्र कैसे मान सकते हो। उनके पेट से जन्मा तो पवित्र हो गया पुरुष, और वो अपवित्र होगी। तो वो उनके जो प्रश्न चिन्ह थे वो बिल्कुल सही थे। तो वो ये पुराने वेद, सभ्यता, संस्कृति किसी को ही नहीं मानते थे। किस रूढ़िवादी एवं सामाजिक संगठन ने निम्न जातीय नेताओं द्वारा किए गए जातीय उच्च नीच के विरोध का भी विरोध किया। सनातन धर्म सभा ने, हिंदू सामाजिक संगठन ने निम्न जातीय नेताओं द्वारा किए जा रहे जातीय ऊंच नीच के विरोध का भी विरोध किया। तो अब देखो, जब ये निम्न जातीय लोग पुराने वेदों और संस्कृति का मजाक उड़ा रहे थे, सनातन धर्म सभा भी उनका विरोध कर रही है, ब्राह्मण सभा भी उनका विरोध कर रही है, भारत धर्म महामंडली, ये सारे फिर उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही विरोध कर रहे हैं, पुरानी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है। निम्न में से किसने भारत के लोगों को रसोई घर के धर्म, स्वामी विवेकानंद साहब कहते थे आपका धर्म रसोई घर तक ही सीमित है, संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट। तो राष्ट्र सेवा की बात करते, धर्म की नहीं, स्वामी विवेकानंद। 110 ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। इसके अनुयायी, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं हमें, इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे, ठीक है। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक, और देखो रामास्वामी नायकर वाले नहीं मानते उपनिषदों को, उनको प्रथाओं परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, विशेषतः हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर फल जो प्रकाश डाला था। तो अब देख लो, उन्होंने किसी भी धर्म की आलोचना करने का उनको अधिकार नहीं था, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों पर बात करनी है, और वो उपनिषदों में विश्वास करते थे। ये ब्रह्म समाज था। आज तो लगता चक्कर आगे पढ़ूंगा रे भाई, और मैं जिस दिन मैराथन क्लास लगानी होगी मैंने 2-400 पूरी इंडियन हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, फिर तो आपकी तैयारी होगी, वो तो पेपर से थोड़े दिन पहले होगी। हेनरी डेरोजियो के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। इन्होंने अपने विद्यार्थियों में अमूल परिवर्तनवादी विचारों से अवगत कराते हुए उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने। हेनरी डेरा पड़ गया भाई, डेरा पड़ गया, डेरा, एक डेरा, एक डेरा, एक डेरा, डेरा, एक तो सिर में पड़ती है, एक वो जो किसी भी पेड़ की टहनी के लिए ना, जो आप कहते डाना टूट गया, उन्होंने भी कुछ कहते हैं, एक बाप बेड़ा डेरा होता है। यंग बंगाल आंदोलन में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाते हुए महिला शिक्षा की मांग के साथ साथ सोच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो हमें तो ये ध्यान रखना, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया, डेरोजियो ने चलाया। तो जो आपकी मैराथन क्लास होगी ना, उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेके आऊंगा। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष संवाद कुमुदी को प्रकाशित किया। तो राजा राम मोहन राय किस वर्ष करते हैं संवाद कुमुदी को, 1817 में, क्या 1817, 1821। एक प्रश्न वो, एक प्रश्न ये। आपको लगता होगा ना मुझे तो याद ही नहीं है, चलो मान लो मुझे याद नहीं है, आप बता दो संवाद कुमुदी। हमें ये याद रखना है, ज्यादा जरूरी। संवाद कुमुदी जो है ना, प्रश्न संख्या 112, संवाद कुमुदी को किस वर्ष प्रकाशित किया। ये जो है
संवाद कुमुदी हमें याद रखनी है कि किसकी पुस्तक है। हमें पहली बात तो ये याद रखनी है, संवाद कुमुदी किसकी पुस्तक है? ये राजा राम मोहन राय की। किस वर्ष प्रकाशित किया? ये कक्षा 10 वाला। देखो एक जगह जितना पहले मैटर आया वो सारा 8वीं का है, और जितना बाद में मैटर आया है वो क्या है? कक्षा 10 का है। संवाद कुमुदी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष संवाद कुमुदी किसकी है? राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय के विचारों से टक्कर लेने के लिए रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका, बंगाल गजट, कॉमनवेल्थ, किसका सहारा लिया भाई? ये प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे ध्यान नहीं है, वो ऊपर वाला तो ध्यान है, ये मैं देखता हूं भाई, चेक करते हैं भाई। 10वीं वाली बुक जो है, जी, तो अपने क्या था, ये प्रश्न जो है भाई मेरे मिस हो गया था, पहले का पढ़ा हुआ है। ये प्रश्न है समाचार चंद्रिका, क्योंकि हिस्ट्री को ना मैं यहाँ, अब दूसरे तो मेरे सब्जेक्ट नहीं है तो अच्छे से पढ़ के, हिस्ट्री मेरा खुद का सब्जेक्ट है। जब इसकी मैराथन लगेगी तब आपको एहसास होगा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट। अभी तो आप तक मैटर पहुंचाने का मेरा टारगेट है। अच्छे से ये सारी चीजें 2 बार होंगी, आप देखना। अभी कुछ को लग रहा है ऐसे कर रहे हैं गुरुजी, एक बार तो पता नहीं करवाओगे या नहीं। ज्योग्राफी वाला प्रकाश सर पे है, वो कब आके करवाते हैं, बाकी चीजें मैं करवाऊंगा, मेथड भी। तो राजा राम मोहन राय के विचारों से टक्कर लेने के लिए रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका ग्रंथ का सहारा लिया था, इस बात को ध्यान रखना। फारसी अखबार जामे जहांनामा और शमसुल अखबार किस वर्ष? अब देखो संवाद कुमुदी जो है ना, वो राजा राम मोहन राय का था, ये भी उनसे जुड़े हुए हैं क्या? और ये कब? 1821 में प्रकाशित हुआ था, ये याद रख लेना। और ये जो है जामे जहांनामा, ये किस वर्ष प्रकाशित हुए? फारसी अखबार उनसे संबंधित है क्या? ये उनसे संबंधित तो नहीं है, वो तो 1821 है, ये तो सन ही हो रहा है 1882, 84, 87, 78। चलो वो सन मैंने बता दिया, ये सन आपके लिए होल्ड रख दिया पढ़ने वाले, क्योंकि 10-12 बच्चे ऐसे हैं इस लाइव में जो पूरा ना पढ़ के आते हैं और सेशन में उत्तर भी आपको दे रहे हैं, देखो कमेंट में दे रहे हैं उत्तर। तो अब आपके लिए ये नेक्स्ट प्रश्न मैंने छोड़ दिया, ताकि आप फारसी अखबार जाहेनामा इसके काम लगे रहो। प्रश्न संख्या, देवबंद सेमिनरी की स्थापना कब हुई? ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न। देखो एक था वेद समाज, ठीक है, एक था प्रार्थना समाज, ठीक है, और एक है ये आपका वेद समाज 1867 में, प्रार्थना समाज 1800, वेद समाज 1864 में, प्रार्थना समाज 1867 बोलते हो जिसको, और देवबंद सेमिनरी भी 1867 में है। इन बातों का तो हमारे जो कौन सा कब जो है स्थापना हुई आंदोलन की, तो उसमें ब्रह्म समाज का सन नहीं दिया अपनी इस बुक में, तो 1829-30 जो 28-29 दोनों ही दे देते हैं, 28 भी और 29 भी। आर्य समाज 1875 है, और वेद समाज 1864 है, प्रार्थना समाज 1867 है, और देवबंद सेमिनरी भी 1867 है। अच्छा यहां ना अब चलो, अब स्क्रीनशॉट लेना था आपको ना। 19वीं सदी के दौरान सबसे पहले प्रकाशित आत्मकथा कौन सी है? सबसे पहले प्रकाशित आत्मकथा कौन सी है? अच्छा किसकी है ना, ये जो है राज सुंदरी देवी की थी। आत्मकथा का नाम लिख देता हूं, ओमार जीवन। ओमार जीवन आत्मकथा बंगाली भाषा में लिखी है, तो आप इसको नोट कर लो। हाँ जी, सबसे पहले जो है ना, सबसे पहली बंगाली भाषा की सबसे पहली आत्मकथा थी, उसको याद रख लेना। प्रश्न संख्या 170, रस सुंदरी देवी के संदर्भ में कौन सा विकल्प? 19वीं सदी के आरंभ में, क्योंकि ये 10वीं की क्लास के आंकड़े हैं, वो 8वीं में रस सुंदरी देवी। आरंभ में पूर्वी बंगाल में कट्टर रूढ़िवादी परिवार में ब्याही कन्या रस सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ना शुरू किया।
रस सुंदरी देवी की आत्मकथा आमार जीवन 1876 में प्रकाशित हुई। अब देख लो ये 1876 में है, और वो फारसी जो अखबार था ना जामे नामा वाला, वो 1882 है। अभी कमेंट आ रहे हैं आपके उसमें। अमार जीवन बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा कहानी थी। इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सारे। रस सुंदरी देवी, तो रस सुंदरी देवी के बारे में इतनी बार जिक्र कर लिया, आप भूलोगे नहीं। 1880 के दशक में महाराष्ट्र की किस महिला ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जोश और रोष से लिखा था? तो 1880 के महाराष्ट्र की किस महिला ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय, तो पंडिता रमाबाई लिख रही है क्या? वै दोनों ही लिख रही हैं क्या? चलो पिछले का उत्तर दे दिया मैंने, ये आपके लिए होल्ड रख दिया नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने में आपको मजा आता है। होल्ड रख दिया। आप बताओ 1880 के दशक में किस महिला ने, दोनों हो सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो सकती है। मैं कुछ नहीं कहूंगा आगे। 118 ठीक है, फिर तो बताएंगे। 2 प्रश्न और रह गए। 1860 के दशक में किस महिला ने महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया कि कैसे वो घरों में अनपढ़ और बंदी बनाकर रखी जाती हैं, घर भर के काम का बोझ उठाती हैं और जिनकी सेवा करती हैं और उन्हें कैसे धुतकारते हैं? लो भी, कैलाश बाशिनी देवी है ना। 119 नंबर बताओ, 119 नंबर प्रश्न। हाँ बिल्कुल यही है, और उसका उत्तर पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे दोनों था। सर का इशारा आ गया कि जल्दी से क्लास को खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट जो काम करना है, निम्न में से किस लेखिका और शिक्षाविद ने 1926 में, 80 नहीं 1926 में, 1926 में ये हुआ था बंग महिला शिक्षा सम्मेलन। इसका मैंने जिक्र किया था जब 8वीं वाली बुक से पढ़ाया था। इसका उत्तर था बेगम रुकैया शेखावत। तो वो कैलाश बाशिनी देवी महिलाओं को घर में कैद करके रखा जाता है, तो एक प्रश्न का उत्तर था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंडिता रमाबाई, ताराबाई, बेगम रुकैया शेखावत और जो है ना रस सुंदरी देवी, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें रस सुंदरी देवी, ताराबाई और जो है रमाबाई वो है। इनको आपने याद रखना है। कौन सा विकल्प? तो ये दिया हुआ है स्त्री धर्म विचार रामचड्डा की, आमार जीवन रस सुंदरी देवी की, सच्ची कविताएं सुदर्शन चक्र की। भी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। आमार जीवन याद रहेगा, स्त्री धर्म, और एक था स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना ये किसकी थी? मैंने कहा था नाम ही जिनका स्त्री और पुरुष दोनों का है। सन्नी देओल है, तारा सिंह, और लड़कियों क्या कहते हैं? बाई। तो जिनका नाम ताराबाई उनका नाम है, तो स्त्री पुरुष तुलना उनकी किताब होगी। तो ये सभी सत्य हैं। फिर प्रश्न संख्या आ गया, लास्ट है क्या? लास्ट होगा, लास्ट। अच्छा लास्ट नहीं है भाई। निमन जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता, अपनी पुस्तक गुलामगिरी में अत्याचारों पर लिखा ज्योतिबा फुले। निम्न में से किसने पेरियार के नाम से, ये देखो भाई, गुलामगिरी 1871 लिखा। 10वीं में 1871 सन दिया है और 8वीं में 1873 दिया है। किसे पेरियार के नाम से? रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है। किसने जाति प्रथा के अत्याचारों पर लेखन कार्य किया था? ये सभी थे। जाति प्रथा पर रामस्वामी नायकर, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले। लक्ष्मीनाथ बेजू बावरा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसको अपने वैसे सारी बातें होगी। इनमें अगर बात है काम की तो ये असम के एक रचनाकार थे लक्ष्मीनाथ। इन्होंने असम का लोकप्रिय गीत, ये थोड़ा सा देख ही लेना भाई, ओ मोर अपुनर देश, ओ मेरी प्यारी भूमि, लिखा बूढ़ी आयर साधु। दादी माँ की कहानियां इसकी उल्लेखनीय किताब है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कल वाली क्लास अगर किसी ने देखी नहीं है मनोविज्ञान की, देख लेना। फिर उसमें आपके कमेंट्स और आपके वो जो शेयर और लाइक और व्यू बताएंगे नेक्स्ट साइको की क्लास रखनी चाहिए या नहीं तो फिर हम एसएसटी ही पढ़ाते रहेंगे जितनी क्लासें लग रही हैं। ठीक है, संतवीर सर टेलीग्राम पर इसकी आपको पीपीटी मिल जाएगी भाई, और क्लास को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।